हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जहां हम डिस्कस करेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में, फिर हम देखेंगे इनके एम्पायर एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना। सबसे पहले हमें पता है कि इसके जो फाउंडर है, खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और इन्होंने जो रूल किया वो किया 1290 टू 96 के बीच में। ठीक है, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी आते हैं और वो जलालुद्दीन खिलजी को निपटा देते हैं और उनकी जगह पे अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करते हैं एज ए रूलर। क्लियर? ठीक है, अब इनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो क्या होगा? किसके सामने? अलाउद्दीन खिलजी के सामने। पहली चीज तो लेजिटिमाइज करवाना। अब लेजिटिमेसी किस लिए? क्योंकि लोग इनको एज ए रूलर एक्सेप्ट करें। किस तरह से करवाएंगे ये, वो पॉइंट आता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि ये अपने आप को एक्सपेंशन कैसे करेंगे, कहां से शुरुआत करें कि इनका रूल या जो रूल करने का जो एम्पायर है वो कैसे बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड ये। तीसरा पॉइंट जो ये आ रहा है, मंगोल जो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, सबसे बड़ा पॉइंट यहां आता है। क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। तो इस तरह से इनके सामने ये कुछ चैलेंजेस हैं जो ये काम करना शुरू करेंगे, जहां से ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजमेंट लाएंगे, जहां से ये अटैक करेंगे, किसको भेजेंगे, कैसे करेंगे, वो सब चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में जो पॉइंट आता है वो आता है लेजिटिमेसी का। देखो, ये एक्चुअल में किसी को कुछ भी नहीं समझता है। ये कहता है कि मैं हूं जो भी हूं। देखो ध्यान से समझना, शुरुआत जब होती है 1296 में, तो इसके सामने पहला पॉइंट तो यही है कि भाई कोई रिवोल्ट ना कर दे। और वो रिवोल्ट क्यों किया जाएगा, कैसे होगा? देखो, क्योंकि जलालुद्दीन इसके एक्चुअल में चाचा है। ठीक है, तो जलाल की जो फैमिली है, जो जलाल की फैमिली है वही इसको रिवोल्ट कर सकती है कि भाई तूने अपने चाचा को निपटाया है तो तुझे राजा बनने का कोई हक नहीं है, आप हट जाओ साइड में। तो पहली चीज तो जलाल की फैमिली हो सकती है रिवोल्ट करने जाए। तो ये क्या करता है, जब इसने जलाल को निपटाया तो उसके 3 से 4 महीने 3 to 4 months ये दिल्ली आता ही नहीं है। ये कहता है कि नहीं, मुझे अभी नहीं जाना, पहले मामला शांत हो जाए, उसके बाद चलते हैं हम कि दिल्ली में क्या हो रहा है, फिर देखते हैं हम उनके बाद में क्या करेंगे, वहां हम चल के आराम से देखेंगे। क्लियर? अब ये क्या करेगा, जब 3 से 4 मंथ के बाद में जब ये दिल्ली में जाता है तो अपनी एक ग्रैंड एंट्री, क्योंकि उस टाइम तक मामला शांत हो गया, ठीक है, ग्रैंड एंट्री लेता है दिल्ली में। अब पूछोगे ग्रैंड एंट्री क्यों ली? क्योंकि देखो इसके पीछे रीजन ये है, सबसे पहली चीज तो लोगों से लेजिटिमेसी चाहिए। और लेजिटिमेसी कब मिलेगी? जब ये होगा कि इसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ होगी, लोग होंगे इसके पीछे, चलने वाले होंगे, कुछ ना कुछ ये टाइटल लेगा अपना। तो इसने एक टाइटल लिया, दैट इज सिकंदर ए साहनी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हूं मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। जैसे इस टाइम में होता था ना कि खलीफा के पास जाइए, आप वहां से रिकॉग्निशन लेके आइए। तो इसने कहा खलीफा वलीफा कुछ नहीं है, जो भी हूं मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो यहां से ये अपने आप को सबसे बड़ा बंदा समझ के आ रहा है। ठीक है, क्लियर? दूसरी चीज, जब ये आया तो इसने आते ही जलाल की जो फैमिली है उनकी सर्विस कर दी। बोले आप निपटो पहले यहां से, आपका कोई काम नहीं है, आप यहां से हटो। कल को आप मेरे सामने मेरे अगेंस्ट में रिवोल्ट कर सकते हो, तो आपको हटना पड़ेगा पहले यहां से। तो उनमें से कुछ को तो इसने उठा के मुल्तान फेंक दिया कि आप जाओ यहां पे, जिसको लगा कि भाई ये मेरे सामने रिवोल्ट कर सकते हैं या स्ट्रॉन्ग पावर दिखा सकते हैं, इनको उठाओ पहले यहां से भेजो। तो मुल्तान भेज दिया। कुछ को अपने पास रखा कि आप यहां रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे मेरे को कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? ये सब करके
अब क्योंकि नई नई पावर मिली है हाथ में, ठीक है, तो ये क्या चाहेगा कि आराम से चिल करे, लाइफ को चिल करते हैं, मैं राजा हूँ, अब मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 से 3 साल आराम से चिल कर रहे हैं, खा रहे पी रहे मौज कर रहे, खत्म। क्लियर? अब क्योंकि इस टाइम में मंगोल आ रहे हैं और वो एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मंगोल का जो लगातार इन्वेजन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे इनके मिनिस्टर ने देखा कि भाई ये तो गलत हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जलाल सब कुछ खत्म कर देंगे, जो हमारे राजा हैं वो सारे एम्पायर को खत्म कर सकते हैं, तो हमें इनको उठाना पड़ेगा कि भाई उठो, आपको कुछ काम करना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को उठाया कि उठो और काम करो। ये देखो मंगोल कहाँ तक एंटर कर चुके हैं, इंडिया में एंट्री कर गए तो आपके एम्पायर को पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे आपको, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, जनता को दिखाना पड़ेगा आपने कुछ किया है। तो यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी उठना शुरू करते हैं और काम करने की शुरुआत करेंगे। कैसे करेंगे अब ये देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को लेके इसने बहुत ज़्यादा काम किए। क्या? देखो, अगर यदि ये कोई काम करना शुरू करेगा और रूलर है तो इसके सामने कोई ना कोई तो चैलेंज होगा, और चैलेंज क्या है, इसके सामने 3 चैलेंज है। सबसे पहला चैलेंज था, दैट इज फर्स्ट चैलेंज, नोबेलिटी। इसके एडमिनिस्ट्रेशन के खुद के लोग जो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वो है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम इसके लिए क्या है, दूसरी प्रॉब्लम है रिवेन्यू की, क्योंकि आप ये काम तो कर लोगे कि चलो ठीक है नोबेलिटी है, ठीक है इसको देख लोगे अपने हिसाब से, आप कंट्रोल कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, रिवेन्यू। ये कहाँ से आएगा, कैसे जनरेट होगा, क्योंकि इससे पहले अलग अलग सिस्टम बना रखे थे, अब सारे को अपने हाथ में लेना, सेंट्रलाइज करना, वो कैसे होगा, ठीक है, कि सारा पैसा बीच में जो लोग खाने वाले हैं वो ना खाएं, सारा पैसा मेरे पास आए, किस तरह से इसको कंट्रोल करें। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर कहीं भी लड़ाई करने जाना है, आपको किसी के भी ऊपर इन्वेड करना है, कॉन्क्वेस्ट करना है, तो उसके लिए चाहिए आर्मी, वो कैसे बनेगी, इन चीज़ों के ऊपर इसने काम करना शुरू किया और इन सब चीज़ों को वो कंट्रोल में लेता है, ठीक है। कैसे करते हैं उन चीज़ों को समझिएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है एकदम, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं नोबेलिटी को उसने किस तरह से कंट्रोल किया। फर्स्ट पॉइंट आराम से समझिएगा, बिल्कुल इजी है, सब चीज़ें नॉर्मल है, ध्यान से समझो बस, ठीक है। देखो नोबेलिटी के लिए वो क्या कर रहा है, नोबेलिटी क्या है, देखो इसने क्या देखा कि भाई जो भी काम है, जैसे मान लीजिए रूलर ये बैठे है, इसको हटाना है, इसको रिप्लेस करना है, ठीक है, इसकी गाड़ी पलटानी है, किसको रूलर बनाना है, ये सब डिसीजन कौन कर रहा है, नोबेलिटी कर रही है। क्यों कर रही है नोबेलिटी, क्योंकि नोबेलिटी के हाथ में पैसा है, सबसे पहली चीज, दूसरी चीज पावर है, और ये सब कहां से आ रहा है, क्योंकि इनको रिसोर्सेज दे रखे हैं। भाई एक बात सोचो, अगर यदि किसी एक बंदे के हाथ में पूरी पावर दे दी जाए तो वो बंदा किसी को समझेगा ही नहीं, वो कहेगा कि ठीक है मैं मेरे हिसाब से रूल चलाऊंगा, ठीक है। 10 लोग बैठे, उनको पावर दे दी जाए तो वो सब क्या करेंगे कि भाई अपने अपने हिसाब से रूल चलाया जाए, क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे नोबेलिटी, जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो मिनिस्टर्स बैठे हैं यहाँ पे, उनके हाथ में पावर है, ठीक है। वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन रूलर बनेगा, वो डिसाइड कर रहे हैं कि किसको रूलर बनाया जाए, कब हटाया जाए, कैसे हटाया जाए, सब डिसीजन वो ले रहे हैं। और उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सारे का सारा पावर, पैसा, रिसोर्सेज इनके हाथ में है, ठीक है, क्योंकि इक्ता सिस्टम बना रखा था, तो यहाँ से पावर पैसा कहाँ से आ रहा है, इनके पास में, यहाँ से आ रहा है, क्लियर। तो अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेंगे इस सब को हटाने के लिए, इसको कंट्रोल में लेने के लिए। अब उसे देखो, सबसे पहली चीज तो इसने 4 ऑर्डिनेंसेस निकाल दिए। ये ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं, एक तरीके से लॉ होते हैं कि आपको ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है, देखो सबसे पहली चीज तो इसने किया, कॉन्सिफिकेशन ऑफ लैंड। क्या किया, कॉन्सिफिकेशन ऑफ लैंड।
इसका मतलब क्या हुआ, उसने कहा देखो आप मिनिस्टर्स हो, बोले मुझे इनका हाथ काटना पड़ेगा, ये क्या करें कि इनसे ये सब चीज़ें अपने कंट्रोल में ली जा सके। तो इसने सबसे पहले किया कॉन्सिफिकेशन ऑफ लैंड। कॉन्सिफिकेशन ऑफ लैंड का मतलब है कि यहां से जमीन ले लो इनसे, लैंड अपने हाथ में ले ली, बोले आप मिनिस्टर्स हो, मिनिस्टर की तरह काम कीजिए, आपका लैंड पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, जो भी आपकी लैंड है वो सब हमारी है। क्लियर? क्योंकि यहां से क्या बोल रखा था, आप रिवेन्यू जनरेट करो, आप रखो उसको, यहाँ पे आप आर्मी बनाए, ऐसा दे रखा था इनको पावर, एकता सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रखा था। तो इन्होंने कहा अब ये कोई सिस्टम नहीं चलेगा, ये सारी लैंड होगी वो हमारी होगी। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी चीज ये हुई, सेकंड पॉइंट, इसने बोला कि भाई ध्यान से सुन लेना, ये जो नोबेलिटी है ये रूलर को हटा रही है, रिप्लेस कर पा रही है। क्यों? क्योंकि ये गैदरिंग करते हैं, क्योंकि ये इकट्ठे होते हैं, 10 लोग बैठे हैं और बैठ के फिर ये डिसाइड करते हैं कि भाई इस राजा को अब हटा दिया जाए, ये राजा अब हमें काम नहीं करने दे रहा, हमें नहीं जीने दे रहे हैं, ये बार बार कोई ना कोई काम दे देते हैं, तो इसे हटाओ, अब दूसरा कोई ऐसा रूलर लेके आते हैं जो चिल हो। ठीक है? और वो सब कब होगा? गैदरिंग करते हैं। तो इसने सेकंड पॉइंट बोला कि गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, नो गैदरिंग, इकट्ठे नहीं होंगे। आगे से अगर कोई भी 5 बंदे, नोबेलिटी के 5 बंदे अगर यदि साथ बैठे दिख गए तो आपकी खैर नहीं है। क्लियर? तो इसने गैदरिंग के ऊपर रोक लगाई। तीसरा पॉइंट इसके दिमाग में आया कि ये आखिर गैदरिंग कर क्यों रहे हैं, करने का रीजन क्या है? तो वो रीजन है लिकर या ओपियम। भाई आप पार्टी करने बैठोगे, आप पार्टी करोगे तभी तो, फोन किया एक को, हाँ भाई आज एक काम कर, पार्टी दे रहा हूं मैं, तो 10 लोगों को फोन कर लिया, 10 लोग आ गए, इकट्ठे हो गए। ठीक है? तो वो सुनेंगे किसकी? वो पार्टी कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें किस वजह से हो रही? क्योंकि लीकर चल रहा है, ओपियम हो रहा है, उसका यूज कर रहे हैं ये, उस वजह से गैदरिंग करते हैं, उसी वजह से रूलर को पलटाने की बात करते हैं। तो बोले इनको बैन करो। तीसरा पॉइंट क्या बोला? आगे से कोई भी लीकर या ओपियम यूज करता हुआ अगर दिखा तो उसकी सर्विस कर दी जाएगी, उसको देखा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा उसे। पॉइंट क्लियर है? लास्ट में क्या था कि नोबेलिटी के लोग आपस में इकट्ठे होते थे और वो कहते थे कि चलो भाई आपके साथ में हम मैरिज या अलाइंसेस क्रिएट कर रहे हैं, आप और हम दोनों मिल जाते हैं और एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं, रिलेटिव बन जाते हैं, तो ये एक दूसरे की बातों को मानना शुरू करेंगे। तो इसने कहा कि कोई भी मैरिज, नोबेलिटी के लोग आपस में किसी के साथ भी शादी नहीं करेंगे, ना ही कोई अलायंस बनाएंगे। ठीक है? अगर आपको बनाना है तो आप पहले सुल्तान से परमिशन लोगे, मैं दूंगा परमिशन कि आपको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो एक तरीके से इन्होंने इसको कंट्रोल किया पूरी तरीके से। कैसे? इनसे लैंड ले ली, तो लैंड तो ले ली, लेकिन अब इनको चाहिए कि भाई अब हमारे पास में पैसा ही नहीं है, तो मिनिस्टर का के हम आपकी मिनिस्ट्री में काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने हमें पैसा नहीं दिया। सॉरी। तो अब क्या किया जाए? तो अब इसके लिए इन्होंने बोला कि देखो कोई बात नहीं है, आपसे लैंड लिए, आपको पैसा दिया जाएगा, लेकिन वो पैसा कैश में दिया जाएगा। आपको पैसा देंगे, आप टेंशन ना लो, जितने पैसे आपके बनते हैं आपको पैसा दिया जाएगा, आपको सैलरी दी जाएगी, उसी बेस पे आप काम करोगे। आपका काम मिनिस्ट्री का है तो मिनिस्ट्री तक ही लिमिटेड हो। ऐसा नहीं है कि आप आर्मी बनाना शुरू करोगे, आप आर्मी बना के और फिर उसको कंट्रोल करोगे और फिर कल को रिवोल्ट करोगे, नहीं, ये नहीं होगा। क्लियर? तो यहां से देखो सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, सेंट्रलाइजेशन, सारी चीजें अपने हाथ में लेने की कोशिश हो रही है। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है। अब किसी ने उठ के कहा, जो अलाउद्दीन खिलजी के जो खास लोग हैं उनमें से एक ने कहा कि देखिए महाराज, आपने ये ठीक है, ये तो सब आपने कर दिया, ये तो आपने अपने यहाँ पे एम्पायर के लिए किए हैं, लेकिन उन एरियाज में क्या, जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे क्या, वहाँ पे भी तो लोग ऐसा ही कर रहे हैं, वहाँ पे भी तो लोग आर्मी बना के बैठे हैं, वहाँ के लोग भी तो आर्मी बना रहे हैं। और वहाँ पे जो आर्मी बना रहे हैं, क्योंकि जो इक्ता सिस्टम था, अब इक्ता सिस्टम तो इसने बैन कर दिया कि भाई इक्ता सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसने कहा कि वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग अपने आप को खूत कहते हैं, कुछ लोग अपने आप को जमींदार कहते हैं,
ठीक है, चौधरी कहते हैं क्योंकि उनके पास में क्या कर रखा है, छोटी सी लैंड का टुकड़ा दे दिया, वो अपने आप को कह रहे हैं हम चौधरी है। ठीक है, और ये अपने आप को इस लैंड पे छोटी सी आर्मी बनाने का, क्योंकि इस लैंड को सेफ्टी चाहिए, तो इसके लिए ये क्या करते हैं, छोटी छोटी आर्मी स्टेब्लिश कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो अपने आप को चौधरी कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, मुकद्दम कह रहे हैं, उनका क्या करोगे आप? वो तो नहीं मान रहे ना, आपने उन पे तो कोई कंट्रोल किया ही नहीं। तो बोले देखो, इनसे जमीन ले लो, कहो कि भाई जमीन हमारी है, आगे से आर्मी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ काम करेगी हमारे लिए, आपका उसमें कोई रोल नहीं है। आप खुद कहलाना चाहते हो कहलाइए, आप चौधरी कहलाना चाहते हो कहलाओ, आप जमींदार कहलाना चाहो कहलाओ कहलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, आप मुकद्दम कहलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट क्या है, सारा काम किसके लिए होगा? रूलर के लिए होगा। ठीक है, जो भी आएगा रिसोर्स वो सारा यहां भेजोगे। तो इस तरीके से इन्होंने इनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की, और यहां से शुरुआत हुई कि पूरा होल्ड जो होगा वो सेंटर का होगा, ना कि बीच में निकलने वाले किसी भी दूसरे लोग का। क्लियर? यहां से हमारे पास में देखने को मिलता है कि पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन, मेन पावर वो यहां आती है। क्लियर? अब एक चीज देखो, ध्यान से देखना, सबको पैसा मिल रहा है, सबको पैसा मिल रहा है, सब एक दूसरे के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई मेरी आर्मी बड़ी होगी मेरी आर्मी छोटी होगी, नहीं, जो जिस हिसाब का काम कर रहा है उसको उतना पैसा मिलेगा, तो वो सारे के सारे क्या है, लॉयल हो जाएंगे। किसके लिए? रूलर के लिए। ये रूलर को कहेंगे कि हाँ, आगे चल के हम और समझेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से रूलर के साथ में काम करना शुरू करेंगे, रूलर के साथ मिलके चलना शुरू करेंगे। ठीक है, कंट्रोल बना यहाँ पे रूलर का। क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पे कि इसने किस तरह से काम किया, किसका? इकोनॉमी को लेके। देखो, अब इस पॉइंट को समझना, अब ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से और अच्छे से आपको समझ आएगा कि नोबेलिटी किस तरीके से कंट्रोल में आएगी। ठीक है, देखो, इकोनॉमी को लेके अगर यदि हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये दो तीन जगह पे अलग अलग काम करेंगे। पहला तो लैंड को लेके, हमने बोला ना अभी कि इक्ता सिस्टम, क्योंकि इक्तेदार बना रखा था, लोगों को छोटा छोटा लैंड का पार्ट दे रखा था, और उसका क्या बना रखा था उनको कि भाई आप इसको संभालिए, आप इसके ऊपर रोल कीजिए, आर्मी रखिए। ठीक है, इसने खत्म कर दिया इक्ता सिस्टम, पहला पॉइंट तो। ठीक है, अब इक्ता सिस्टम खत्म किया तो फिर ये कैसे अपने आप को कंट्रोल करवाएगा? देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं लैंड की, तो ये लैंड कुछ टाइप की इसने डिसाइड कर दी। पहला इक्ता, ये तो खत्म हो गया। दूसरा हमारे पास में है दैट इज खालसा। इसने बोला कि खालसा लैंड है ये। खालसा लैंड क्या? ये एक जो, अगर यदि मैं कहूं कि यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इकोनॉमी का मेन पार्ट कौन है? लैंड ही है। तो ये खालसा जो लैंड है ये क्या है? जहां से रिवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो रही है, तो यहां से ये टैक्स का कलेक्शन करना शुरू करेंगे, यहां से टैक्स का कलेक्शन करना शुरू करेंगे। और जब टैक्स का कलेक्शन करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे एक टाइम आया कि ये 50% तक इसमें टैक्स को इंक्रीज करते चले जाते हैं कि भाई यहाँ से प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये लैंड है खालसा लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक टाइप की लैंड थी जिसको बोला इनामी लैंड, या फिर उसी को हम बोलते हैं वक्फ लैंड। ये क्या है? ये टैक्स फ्री, इससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्लियर? एकदम पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो अब यहां से जो लैंड से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सारे का सारा कहां जा रहा है? सेंटर के पास। सारे का सारा कहां जा रहा है? रूलर के पास में। बोले बिचौलिया नहीं चाहिए हमें कोई भी, कि कोई आया बीच से और फिर वो कह रहा है कि हाँ भाई मेरे को दे दो, या मैं कलेक्ट कर रहा हूं और फिर मैं आपको लाके दूंगा। पहले क्या हो रहा था? इक्ता सिस्टम में रूलर के पास में जो पैसा जा रहा था वो कहां से जा रहा था? एक इक्तेदार होता था, वो पैसा कलेक्ट करता था, वो लेके जाता था। यहां बोला नहीं, आगे से अब ये नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा। एक मैं डिपार्टमेंट बना देता हूं, यहां से बनाया एक डिपार्टमेंट दैट इज नोन एज दीवान ए मुस्त खराज।
ये एक डिपार्टमेंट बना दिया। इस डिपार्टमेंट से बोला कि आप पैसे कलेक्ट करोगे, बीच में कोई नहीं होना चाहिए, आपको कलेक्ट करना है बस पैसा। आप सारा पैसा कहाँ लेके आओगे? सेंटर के पास लेके आओगे, ठीक है। तो यहां से रिवेन्यू जनरेट हुई। दूसरी चीज फिर इस डिपार्टमेंट को क्या बोला कि आप जो भी पैसा कलेक्ट करोगे वो कैश की फॉर्म में कलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि हमें जो भी पैसा देना है वो सैलरी देंगे, और वो सारी सैलरी किस फॉर्म में होगी? कैश फॉर्म में होगी। तो वो सब चीजें कहां से आएंगी? तो वो कलेक्शन पे आएगी। मेन चीज किस पे डिपेंडेंट है? जो कलेक्शन हो रहा है उस पर डिपेंडेंट है ना। तो कलेक्शन करने वाले अगर यदि सही होंगे तो आराम से कैश भी होगा, रिवेन्यू जनरेशन होगी, वो भी बढ़ेगी। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरह से रिवेन्यू जनरेशन होती है और इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, कमाई होती है काफ़ी अच्छी से, ठीक है। और फिर इसी बेस पे सैलरी दी जाती है। क्लियर? दूसरा हमारे पास में है, ये तो लैंड हो गया। दूसरा इसने क्या काम किया? इसने कहा कि भाई देखो, अब एक काम और करते हैं, टैक्स डिसाइड करते हैं कि किस पे कितना टैक्स लगना चाहिए, कब लगेगा। तो इसने टैक्स डिसाइड किया। उसने कहा कि देखो, मेनली मैं आपके सामने पहले अगर बनाऊं तो कुछ 4-5 टाइप के टैक्स हैं जो ये बनाते हैं मेन। पहला है खराज। खराज ये क्या है? खैराज ये क्या है? ये है लैंड से जनरेटेड जो भी रिवेन्यू होगा, लैंड जनरेटेड रिवेन्यू, इसको बोला खराज। पॉइंट क्लियर है? इसी के बेसिस पे हमने देखा ना कि दीवान ए मुस्त खराज, दीवान ए मुस्त खराज करके जो डिपार्टमेंट बनाया वो कहां से आया? इसी से तो आया है। क्लियर? सेकंड जो टैक्स का नाम है दैट इज खम्स। ये क्या है? ये है कि राजा अलग अलग जगह पे जाएगा, वहां पे लड़ाई करके आएगा, वहां से कुछ ना कुछ जीत के लाएगा। तो वो जो भी जीत के लाएगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा रूलर में और आर्मी में। रूलर में और आर्मी में। रूलर को बोला कि मैं 1/5वां हिस्सा जो होगा, जो भी हम जीत के लाएंगे उसका 1/5वां पार्ट होगा, वो मेरा होगा, बाकी सब आर्मी में बांट दिया जाएगा। आर्मी उसको अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्लियर? तीसरा है हमारे पास में दैट इज जजिया। ये क्या है? ये एक तरीके का टैक्स है। और वो टैक्स क्या है? ये नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स है। ये क्या है? देखो, जैसे कोई भी जो भी मुस्लिम है वो यात्रा करके जा रहे हैं, ठीक है, टूरिज्म के लिए, कि भाई हम जा रहे हैं, हमें यहाँ पे दर्शन करने हैं, ठीक है, तो उनके लिए लगाया जजिया कर कि भाई आपको अगर यदि कोई भी टूरिज्म करना है तो आपको यहाँ पे एक टैक्स पे करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो, अदरवाइज आपको अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये ब्राह्मणों के लिए, जो ब्राह्मण थे उनके लिए इसको नेग्लेक्ट किया हुआ था। ब्राह्मणों पे ये टैक्स अप्लाई नहीं था और मुस्लिम्स पे ये अप्लाई नहीं था, नॉन मुस्लिम्स के लिए था। क्लियर? बाद में चल के जब हम देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक आएंगे जो ब्राह्मणों पे भी इस टैक्स को लगाएंगे। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर हमारे पास है एक जकात। जकात, जकात क्या है? जकात एक तरीके से जो भी रिच मुस्लिम्स है, रिच मुस्लिम, उनके ऊपर ये टैक्स था, जकात। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी बचे जिनको ना तो वो किसी भी इस कैटेगरी में नहीं आ रहे, उनके पास केवल घर है, केवल घर है, तो अब उन पे क्या टैक्स लगाए? तो उनके ऊपर लगाया घरई करके टैक्स। उनके पास टैक्स लगाया, बोले आपके पास घर है ना, तो आप घरई टैक्स दो, घर का टैक्स दो, कि आपके पास घर है, आप रह रहे हो इसमें, तो इस नाम का आपको टैक्स देना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पशु थे, एनिमल्स, ठीक है, उनके बारे में बोला कि आप ये पशुओं को चराने के लिए, खाना खिलाने के लिए आप लैंड पे लेके जा रहे हो। ठीक है, तो अब ये जो लैंड आप यूज कर रहे हो इसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, और इसको बोला चराई टैक्स। क्या बोला? चराई। क्लियर? तो आपको ये टैक्स के नाम पता होने चाहिए। खराज क्या है, खम्स क्या है, जजिया क्या है, जकात क्या है, घरई क्या है, चराई क्या है, ये सब आपको पता होने चाहिए। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, मेन चीज कहां से आएगी भाई? एक बंदे को लाइफ के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मेन चीज वो है। रहने के लिए घर चाहिए, उसके लिए टैक्स देने लग रहे हैं। खाने के लिए सामान चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? वो मार्केट पे आएगा।
तीसरा इसने जो काम करना शुरू किया वो मार्केट पे काम करना शुरू किया। मार्केट पे कैसे? मार्केट को इसने बोला कि भाई एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? क्या कि जो भी मार्केट में सामान आएगा वो एक फिक्स प्राइस पे होगा। अब आप ऐसा नहीं है कि मन में आया वहां से ही सामान को ढूंढना शुरू कर दोगे। आपको जो सामान मिलेगा उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ेगा। अगर कोई सामान चाहिए घर के लिए तो आपके लिए मार्केट है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 डिफरेंट टाइप्स में। पहला, कमोडिटी कहाँ मिलेगी, तो आपको एक पर्टिकुलर मंडी में जाना पड़ेगा कि हाँ आपको इस एरिया में ही आपको कमोडिटी मिलेगी। आपको ग्रेन्स के लिए मतलब आपको अनाज चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए एक मंडी डिसाइड कर दी। आपको अगर स्लेव्स चाहिए तो वो कहाँ मिलेंगे, स्लेव्स एंड हॉर्सेस कहाँ मिलेंगे, तो उनके लिए भी एक अलग से मंडी बना दी। उसी के साथ में इन्होंने मिसलेनियस की बाकी कुछ और बचता है वो कहाँ मिलेगा, तो उसने इस तरीके से मार्केट को 4 डिफरेंट मंडी में डिवाइड कर दिया। एक कमोडिटी मंडी, एक ग्रेन्स, दूसरा स्लेव्स और हॉर्सेस के लिए, तीसरा मिसलेनियस। ठीक है, ये सब इसने डिसाइड किया। अब ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। उन्होंने कहा कि जो भी देखो, क्योंकि आप किसी को भी, अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक जितने भी जो यहाँ पे मिनिस्टर्स थे वो अपनी मर्जी से जितना पैसा कमा रहे थे उतना कमा रहे थे, तो उनके ऊपर कंट्रोल करना कोई भी इतना आसान था नहीं। अब फिलहाल क्या है, क्योंकि उनको एक कैश में सैलरी दी जा रही है, अब उसके साथ में उनको कुछ छूट भी तो दी जानी चाहिए भाई। हो सकता है उनको सैलरी दे दी, लेकिन रूलर ऐसा भी तो कर सकता है कल को रेट बढ़ा दे, सामान का रेट बढ़ा दे, तब उनकी सैलरी में अब वो रिवोल्ट कर देंगे उस चीज़ को लेके कि भाई आपने सैलरी तो दे दी हमें, लेकिन अब इन्फ्लेशन इतना करवा दिया तो वापस से सैलरी तो हमारी ख़त्म हो गई। कल को ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ पे एक मिनिमम प्राइस डिसाइड किया कि इस सामान का इतना प्राइस होगा, इस सामान का इतना प्राइस होगा, और एक रेट लिस्ट लगा दी कि इस सामान के इस प्राइस से ऊपर कोई भी नहीं बेच सकता। अगर किसी ने बेचा तो उसकी खैर नहीं, उसको लपेट दिया जाएगा। ठीक है, अभी कैसे पता चलेगा कि भाई ये सामान इतने पे बेच भी रहे हैं या नहीं बेच रहे, तो इसके लिए यहाँ पे स्पाई सिस्टम को शुरू किया। ठीक है, क्या किया, स्पाई सिस्टम को शुरू किया। स्पाई सिस्टम में क्या किया इसने, यहां पे एक बंदे को बिठाया, दैट इज कॉल्ड बरीद। क्या है, बरीद, सॉरी। ठीक है, ये क्या करेगा, ये इन सब पे नजर रखेगा कि भाई आप अपनी रेट लिस्ट बना लो, इससे बाहर आप सामान नहीं बेच सकते, इस रेट के अलावा आप दूसरा रेट लगा के नहीं बेच सकते, इनके ऊपर नजर रखेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। अब दुकान वाले हो सकते हैं इस बरीद को पैसा खिला दे कि भाई तेरे को पैसा देते हैं, देख तू टेंशन मत ले, तेरे को टाइम टाइम पे पैसे मिलते रहेंगे, हमें बेचने दे। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है, बरीद भी तो धोखाधड़ी कर सकता है। तो इसके लिए बरीद के ऊपर एक और बंदे को नजर रखने के लिए बिठा दिया, जो कि स्पाई के ऊपर भी स्पाई होगा। क्या, दैट इज कॉल्ड मुनिहियान। इसको क्या बोल दिया, मुनिहियान। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए मुनिहान कौन है। मुनिहान एक तरीके का स्पाई है, लेकिन वो स्पाई के ऊपर नजर रख रहा है कि बरीद क्या कर रहा है, कहीं ये तो गड़बड़ नहीं कर रहे। क्लियर, तो इस तरह से हमारे पास में ध्यान रखना है कि मुनिहान किससे रिलेटेड है, मार्केट से रिलेटेड है। बरीद किससे रिलेटेड है, ये एक स्पाई है जो कि मार्केट को कंट्रोल करवा रहे हैं। पॉइंट क्लियर है, यहाँ पे पॉइंट क्लियर है एकदम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से रिवेन्यू जनरेशन होना शुरू होती है और इन पे कंट्रोल बनाना शुरू करते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं यहाँ पे आर्मी को लेके। देखो मेन काम इसने किया आर्मी, क्योंकि देखो बार बार में जो अटैक हो रहा है वो मंगोल्स अटैक कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, आपको एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए चाहिए एक पर्टिकुलर आर्मी। अगर आपके पास आर्मी नहीं है तो आप एक्सपेंशन कैसे करोगे, आप दूसरों को दबा ही नहीं सकते, तो इसे एक आर्मी चाहिए। तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि एक दीवान ए अर्ज करके, सॉरी, दीवान ए अर्ज करके एक डिपार्टमेंट बनाया था। दीवान ए अर्ज करके एक
डिपार्टमेंट बनाया था, इसके जो हमारे पास में हेड है वो एक्चुअल में कोई काम नहीं कर पा रहे, वो अच्छे से रूलिंग नहीं है, मतलब इनको रूल करवाना है, इनसे काम करवाना है, ये एक्चुअल में काम नहीं कर पा रहे, तो इनको किस तरह से काम में लाया जाए, कैसे ये काम करेंगे। तो अब इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो इसने क्या किया, बोले कि भाई देखो, ये जो पहले हमारे पास में क्या था, कुछ इस तरीके का काम होता था। बोला मुझे एक स्टैंडिंग आर्मी चाहिए। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से पॉइंट निकलेगा। आर्मी मेरे को चाहिए स्टैंडिंग। बोले अब ये क्या होती है स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या हुआ? स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ये है कि एक मेरे को ऐसी आर्मी चाहिए जहां पे ये जो लोग होंगे आर्मी के, ये काम सिर्फ और सिर्फ इनका आर्मी का ही होगा। इनसे ऐसा नहीं है कि अभी के लिए आप चलो ठीक है खेती बाड़ी कर लो, उसके बाद आप कल आ जाना, कल हम लड़ाई लड़ने जाएंगे, नहीं। ये जो लोग होंगे इनका काम सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए ही होगा। इनको हम कैश में पेमेंट देंगे, इनको हम रखेंगे। बोली ये क्या मतलब हुआ? देखो समझो, पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था इक्ता सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा था, यहां एक रूलर बैठा है, इसके नीचे इसने 5 अपने इक्तेदार बिठा रखे हैं, मान लो सपोज करो इस तरह से। ठीक है, ध्यान से समझना, ये रूलर है, इसने 5 इक्तेदार बिठा दिए अपने। इसने बोला कि भाई कल को अगर मेरे साथ कोई भी लड़ाई करने आएगा, कोई भी लड़ाई करने आएगा, तो आप अपनी ये लैंड रखो, आपके साथ में ये लैंड है, आप इसके ऊपर अपनी आर्मी बना सकते हो, उसको इस्टेब्लिशमेंट करो, उसका ध्यान रखो, और जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूँगा और लड़ाई करने चलेंगे। ठीक है, क्लियर? कुछ इस तरीके का पार्ट चल रहा था। हर इक्तेदार के पास में आर्मी 2, आर्मी 3, आर्मी 4, आर्मी 5 सबके पास में होती थी। अब इसमें क्या है, इसमें ये घोड़े भी रखेंगे। ठीक है, मान लो हर एक के पास में 100 घोड़े हैं, 100 घोड़े इसके पास है, 100 घोड़े इसके पास है, 100 घोड़े इसके पास है, 100 इसके पास है, हर एक के पास में 100 है। 5 आर्मी है। राजा क्या सोच रहे हैं, राजा सोच रहे हैं कि भाई देखो मेरे पास टोटल तो 500 घोड़े हैं, 500 घोड़े हैं, मेरे पास आर्मी है वो हजार अगर यदि यहाँ पे आदमी है, छोटी छोटी आर्मी है, 1000 लोगों की आर्मी है, तो मान लो मेरे पास में 5000 लोग हैं। ऐसा है। कभी ये जो रूलर है चेक करने के लिए गया, कभी मान लो इसका मन किया कि चलो मैं देख के आता हूँ कि क्या एक्चुअल में जो इक्तेदार है उसने ये बना रखा है, 1000 बंदे की आर्मी और उसके 100 घोड़े हैं, चलो देख के आते हैं। तो क्या होगा, ये क्या करते थे, ये जब भी राजा अगर यदि देखने जा रहे हैं तो ये इनसे घोड़े ले लेते थे, कि बगल वाले को बोला कि भाई मेरे को ज़रूरत है, आज राजा हमारे यहाँ पे रेड मारने आ रहे हैं, घोड़े देखने आ रहे हैं, कि तेरे पास है या नहीं है, तो ला तेरे घोड़े मेरे को दे दे। एक्चुअल में होने चाहिए थे इसके पास 100, लेकिन एक्चुअल में रखता है ये 5 ही। इसने 95 घोड़े इससे ले लिए। ठीक है, इसको ज़रूरत पड़ रही है तो ये इससे ले लेता है, ये इससे ले लेता है। मतलब है क्या, ये इस तरीके से चल रहा है। ध्यान से समझो सिस्टम को। मान लीजिए मेरे पास में 100 रुपये है, घर वालों ने मेरे को कहा कि भाई जाओ सामान लेके आओ। ठीक है, मैं सामान लेने गया, लेकिन मेरे पास में 100 रुपये हैं। ठीक है, आज मेरे पास में किसी ने मेरे से बाहर मांग लिए कि भाई मेरे को पैसे दे दे, ठीक है मुझे ज़रूरत है, तो मैंने उसको पैसे दे दिए। लेकिन आज जब घर वाले मुझसे मांग रहे हैं कि पैसे ला, तो मैं कहाँ से लाऊं, नहीं है मेरे पास पैसे। क्यों? क्योंकि मैंने तो पैसे उसको दे रखे हैं। एक्चुअल में घर वाले सोच रहे हैं कि मेरे पास में 100 रुपये हैं, लेकिन मेरे पास पैसा एक भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो दूसरे को दे दिए। मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले उससे उधार लिए थे। ऐसा ही सेम काम यहाँ चल रहा है। यहाँ पे राजा सोच रहा है कि मेरे पास 500 घोड़े हैं, 5000 की आर्मी है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 100 ही घोड़े हैं जो लगातार इधर से उधर घूम रहे हैं। ये इधर जा रहे हैं, ये कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। दूसरा ये सोच रहा है कि मेरे पास 5000 लोगों की आर्मी है, अब वो आर्मी भी पूरी नहीं है, आर्मी भी इसके पास 2000 की है। तो ये एक्चुअल में राजा के साथ में धोखाधड़ी चल रही थी। ठीक है, तो इसने कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, अब से मुझे चाहिए एक पर्टिकुलर आर्मी, परमानेंट आर्मी चाहिए, एक स्टैंडिंग आर्मी चाहिए जो हर टाइम तैयार रहे। तो बोले ये कैसे होगा,
तो ये होगा कैसे, पहला तो मैं ये इक्तेदारी सिस्टम है इसको ख़त्म करता हूँ। बोले अच्छा कर दिया, ठीक है। जब इसने इक्तेदारी सिस्टम को ख़त्म किया तो यहां से बोला अब जो भी लोग होंगे आर्मी के वो सारे के सारे मेरे लिए काम करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी इनको उठाएंगे, लड़ाई के लिए ले जाएंगे। ठीक है, समझना ध्यान से। इसने कहा कि ठीक है, आप जो भी घोड़े रख रहे हो रखो, अगर आप 100 घोड़े रख रहे हो तो 100 रखिए, आप 200 रख रहे हो 200 रखिए, 500 रख रहे हो 500 रखिए। ठीक है, लेकिन उनके ऊपर दाग कीजिए। दाग का मतलब है, दाग इसका मतलब है स्टैंपिंग करो, स्टैंपिंग। ठीक है, स्टैंपिंग। स्टैंपिंग का मतलब क्या हो गया कि मेरे पास में जैसे मान लो सपोज करो एक परमानेंट क्या होती है, स्टैंप होती है, स्टैंप होती है, तो आप उस पर स्टैंप लगा दोगे, हाँ भाई ये घोड़े मेरे हैं, 100 घोड़े हैं तो ये 100 के 100 घोड़ों पे सेम स्टैंप होगी। अगला कोई रूलर होगा तो उसके पास में होंगे तो उसकी स्टैंप होगी, उतने जितने भी घोड़े हैं उसके पास में उन पर्टिकुलर घोड़ों पे स्टैंप होगी। ठीक है। दूसरा हुलिया। हुलिया का मतलब क्या हो गया, हुलिया का मतलब हो गया कि मेरे पास इतने लोग हैं तो ये है उनका चेहरा, मैं इनको आर्मी के लिए इस्टेब्लिशमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, दाग और हुलिया सिस्टम लेके आए हैं। दाग स्टैंप करना किस पे, घोड़ों पे, कि हाँ ये स्टैंप कर दिए, ये घोड़े हमारे हैं। तो यहाँ से एक पर्टिकुलर नंबर पता चला कि किसके पास कितने घोड़े हैं और किसके पास कितनी सेनाएं हैं। ठीक है, इस तरह से ये आर्मी में सेंट्रलाइजेशन, पूरा कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन मतलब पूरा कंट्रोल किसका लेके आया, राजा का। ठीक है, इसके पास एक सेंट्रल आर्मी हो गई, मतलब एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई। ठीक है, किस तरह से, दाग और हुलिया सिस्टम करके, दाग एंड हुलिया सिस्टम। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसने रिफॉर्म्स किए, पुलिस में भी किए, इसी तरह से इसने रिफॉर्म्स किए, हमने देखा स्पाई सिस्टम में भी किया। तो इन्होंने ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा और इन पे काम किया। क्लियर, इस तरह से ही अपने आप को सेंट्रलाइज करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि हम एक्सपेंड कर पाए। क्लियर, एकदम पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं कि ये और क्या काम करेगा जिस वजह से ये कॉन्क्वेस्ट करना शुरू करते हैं और ये डिपार्टमेंट्स को इस्टेब्लिशमेंट करते हैं कि कौन किस पे नज़र रखेगा, किस तरह से नज़र रखेगा। इसने एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। ठीक है, ये किसके लिए था, तो दीवान ए रियासत है, ये एक्चुअल में मंडी पे, मार्केट में, जो मार्केट है इसने इस्टेब्लिशमेंट की और इस मार्केट पे नज़र रखने के लिए कि हाँ भाई आपको ध्यान रखना है कि इस मार्केट में क्या चल रहा है, बरीद क्या कर रहे हैं, मुनिहान क्या कर रहे हैं, और उनके ऊपर नज़र रखो, और ये सब आपको अल्लाह के रिपोर्ट देंगे। क्लियर। दूसरा इसने कहा दीवान ए रियासत, तो हो गया दीवान ए रसालत। ये क्या है, आपको दूसरे, जैसे कोई दूसरा हमारे पास में है, दूसरा कोई स्टेट है, आप उसके सामने लेटर लेके जा रहे हो, आप उससे कुछ बात करना चाह रहे हो, उसको कुछ समझाना चाह रहे हो, तो वो सारे का सारा काम कौन करेगा, दीवान ए रसालत करेगा। ठीक है, तीसरा है हमारे पास में दीवान ए विजारत। ये क्या हुआ भाई, आप वहां पे लेटर देने लग रहे हो, आप उनके सामने कोई ना कोई मैटर रखना चाहते हो, ये फाइनेंस का काम जितना भी होगा, फाइनेंशियल। दूसरा, जितने भी ये डिपार्टमेंट्स जो बन रहे हैं इनके ऊपर जो नज़र रखेंगे, केयर टेकिंग, वो सारे का सारा काम कौन करेगा, दीवान ए विजारत। ये क्या करेगा, ये बताएगा कि भाई कौन डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है और यहाँ पे किसको बिठाया जो सबसे खास है। और खास कौन है, खास कौन है, जो इसका खास है मलिक कफूर, जो लास्ट में मलिक कफूर है, जो यहाँ पे आके बैठते हैं और कहते हैं कि मैं देखूंगा, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, सारी चीज़ों को हम देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे। पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह से इन्होंने काम किया, अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट की और
यहां पे फिर ये बढ़ते हैं कॉन्क्वेस्ट करने। अब बात करते हैं हम एक्सपेंशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इसने किस तरह से अपने आप को एक्सपेंड किया, इसके बारे में हम समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1299 में गुजरात के एक रूलर हुआ करते थे, दैट इज कर्ण बघेला, कर्ण बघेल। ठीक है, इनकी वाइफ थी देवल रानी, देवल रानी। समझना आप, ध्यान से सुनना। इनका एक मिनिस्टर हुआ करता था, दैट इज माधव। ठीक है, कर्ण बघेल की इनके साथ में अनबन हो गई, कर्ण बघेल की माधव के साथ में थोड़ा सा अनबन हुआ तो क्योंकि इनको ये पता था, माधव को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी अब क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं बख्श रहे, तो वो अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसने कहा कि आप आओ और मेरी जो भी बेइज्जती हुई है इसका बदला लीजिए, और आपको मैं सारे सीक्रेट बताता हूँ ये किस तरीके से इसको आप मार सकते हो। तो यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पे अटैक करते हैं, और अटैक करते हैं तो कर्ण बघेल ये सब देख के वहाँ से भाग जाते हैं और भाग के दूसरे एम्पायर में चले गए। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने देखा इनकी वाइफ को, देवल रानी को, ये इसको उठाते हैं और उठा के अपने साथ ले आए दिल्ली में। ठीक है, और इनका एक बेटा है खिजर खान, खिजर खान। ठीक है, इसके साथ में शादी करवा दी इसकी। ठीक है, तो इन दोनों की, देवल रानी और खिजर खान की स्टोरी मेंशन करते हैं आमिर खुसरो, जो इनके कोर्ट में बैठा करते थे। आमिर खुसरो ने इनके ऊपर स्टोरी लिखी, बुक लिखी, देवल रानी और खिजर खान के ऊपर। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। 1299 में गुजरात को अपने कंट्रोल में लेके आए। फिर उसके बाद 1301 में इन्होंने अटैक किया रणथंभौर फोर्ट पे, रणथंभौर में, रणथंभौर। ठीक है, यहां पे इन्वेड करते हैं। यहां पे क्यों इन्वेड करते हैं, उसके पीछे रीजन ये था, यहां पे एक रूलर है हामिर देव। ठीक है, हामिर देव। क्या हुआ, हामिर देव अपने यहाँ पे बैठे हुए रणथंभौर में। ठीक है, ये चौहान डायनेस्टी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हामिर देव। तो यहाँ पे हामिर देव के पास में मंगोल का एक रूलर, मंगोल डायनेस्टी से मंगोल था, वो यहाँ से भाग के और हामिर देव के पास आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि हमने पीछे देखा कि मंगोल्स क्या कर रहे हैं, इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मंगोल्स जब इन्वेड कर रहे हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि मंगोलों को ढूंढ ढूंढ के मारो, जो भी मंगोल है यहाँ पे दिखे तो उनको ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दो। तो यहाँ पे एक रूलर हुए मंगोल्स में, वो क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ को, उनका नाम था चिमना देवी, अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ को छेड़ दिया। और उसके बाद ये सब पता चला अलाउद्दीन खिलजी को कि भाई ऐसे ऐसे करके एक रूलर है और वो भाग रहे हैं, तो ये इसके पीछे पीछे भाग के आ रहे हैं। तो मंगोल रूलर यहाँ आके छुप जाते हैं, कहाँ पे, हामिर देव के पास। हामिर देव ने बोला कि ठीक है, आप टेंशन मत लो, हम आपको शरण देते हैं, बस हम आपके साथ चलेंगे। इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि हम अलाउद्दीन खिलजी पे अटैक करेंगे और साथ किसका होगा, हमारा मंगोल्स का साथ होगा। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ये सब देखते हैं तो उसने अटैक किया हामिर देव के ऊपर। ठीक है, हामिर देव को मारा, खत्म किया इसको। इसकी पत्नी हुआ करती थी, वाइफ थी रंग देवी, रंग देवी, और इसको उठा ले गया अलाउद्दीन खिलजी, रंग देवी को उठाया और अपने साथ लेके चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक तरीके से जो विश्वासघात है वो किसने किया, यहाँ पे रणमल करके यहाँ पे एक इनका जो मिनिस्टर है उसने सारी इन्फॉर्मेशन किसको दी थी, अलाउद्दीन खिलजी को। आपको फिलहाल सिर्फ इतना याद रखना है, 1301 में रणथंभौर पे अटैक किया, उसका रूलर हुआ करता था हामिर देव, और उसने मंगोल रूलर को अपने यहाँ पे पनाह दी थी। क्लियर, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट 1303 में, 1303 इस टाइम में इसने इन्वेड किया किसके ऊपर, चित्तौड़ पे। अब बात करते हैं 1303 में, तो ये अटैक करते हैं चित्तौड़ पे। यहाँ पे रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह, ठीक है, रावल रतन सिंह ने इनका किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है
आपको पता है राघव चेतन के साथ, राघव चेतन, आपने इनकी मूवी देखी भी होगी, पद्मावती करके मूवी आई है, उसके बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है, पद्मावती, इनकी वाइफ हुआ करती थी रतन सिंह की, पद्मावती। ठीक है, राघव चेतन ने जाके ये सारी इंफॉर्मेशन किसको दे दी, इनको बोला कि एक बहुत ही सुंदर महिला है इनके कोर्ट में, दैट इज पद्मावती, तो आप उसको लेके आइए, आपकी आपकी शोभा को बढ़ाएगा एक तरीके से। अलाउद्दीन खिलजी को जाके इन्होंने बोला। तो ये सब सुन के अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया चित्तौड़ पे, रावल रतन सिंह पे, रावल रतन सिंह को मारा। उसके बाद पद्मावती अपने आप को जौहर कर लेती है। जौहर क्या होता है, अपने आप को आग को समर्पित कर देना। ठीक है, वहाँ पे जितनी भी महिलाएं होंगी वो अपने आप को आग को समर्पित कर देते हैं कि हमारे हस्बैंड को इस तरीके से या किसी दूसरे मर्द की नज़र हम पे ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे पद्मावती भी अपने आप को जौहर कर लेती है। क्लियर। उसके बाद हम बात करें 1305 में, तो जालोर पे अटैक किया, जालोर पे। ठीक है, ये राजस्थान वाले रीजन में ही है, इन्होंने जालोर पे अटैक किया। ठीक है, इसी पे दोबारा ये अटैक करेंगे 1311 में। क्लियर। क्यों किया अटैक, क्योंकि देखो जालोर पे अटैक करने का रीजन ये था, जिस टाइम में ये गुजरात पे अटैक करके जा रहे थे तो वहां से जो भी सामान ये लूट के ले गए, तो क्योंकि जैसे ये दूसरे किसी स्टेट से जाएंगे तो वहां पे इनको टैक्स पे करना पड़ता, तो ये टैक्स से बचने के लिए ये क्या करते हैं कि ये जालोर वाले रास्ते से जा रहे थे। ठीक है, तो जालोर में उस टाइम में एक रूलर हुआ करते थे कान्हड़ देव। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके साथ में सोमनाथ से लूटी हुई जो भी सामान था तो उसमें इन्होंने लूटपाट की इनके साथ में। ठीक है, इसी का बदला लेने के लिए ये जालोर पे अटैक करते हैं। क्लियर। बाद में इनका बेटा जो कान्हड़ देव है, उनके बेटे हुए विरम देव, उनको लूटपाट किया इन्होंने। ठीक है, किस तरीके से वो सब चीज़ें अलग है, बस आपको इतना पता होना चाहिए 1305 में इन्होंने जालोर पे अटैक किया। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। बाद में 1311 में दोबारा से अटैक करेंगे यहाँ पे। क्लियर। लास्ट में मैं बात करूं अगर यदि साउथ वाले रीजन में ये किस तरह से जाएंगे और कैसे अटैक करेंगे, इन्होंने मलिक काफूर को बोला कि आप जाओ साउथ वाले रीजन में और वहां पे इन्वेड करिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये आते हैं यहाँ पे देवगिरी, यहाँ पे यादव डायनेस्टी। ठीक है, देवगिरी में कौन है, यादव डायनेस्टी है, इन्होंने यहाँ पे आके अटैक किया। ठीक है, फिर उसके बाद कब किया इन्होंने, 1306 to 7 में। फिर इन्होंने वारंगल पे अटैक किया। वारंगल का है, ये तेलंगाना की कैपिटल, तेलंगाना में है वारंगल। ठीक है, वहां पे इन्होंने अटैक किया वारंगल में, वारंगल। ठीक है, यहां पे कौन थे, तो काकतियास। ठीक है, उसके बाद इसने अटैक किया यहां पे, दैट इज होयसाल डायनेस्टी। ठीक है, यहां पे ये रीजन कौन सा है, द्वार समुद्र, इसके ऊपर अटैक किया। ये जो हमारे पास में 3 डायनेस्टीज हैं, यहां पे तो इन्होंने बोला कि हम एक तरीके से इनडायरेक्ट रूल करेंगे। ठीक है, आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो भी रूलर है आप आपको एक्सेप्ट कीजिए, हमें एज ए रूलर एक्सेप्ट करो, सेंटर पावर एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन आप अपना रूल करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से। ठीक है, लेकिन इन्होंने लास्ट में जो इन्वेजन किया दैट इज पांड्याज, इनको पूरी तरह से इनको यहां से उथेड़ा, खत्म किया और यहां पे अपना रूल इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, पांड्याज के ऊपर अपना कंट्रोल किया। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। मदुरई में ये वाला जो रीजन है दैट इज मदुरई। ठीक है, ये है हमारे पास वारंगल, यहां से ये कोहिनूर का हीरा यहां से लेके जाते हैं। कोहिनूर हमें कहां से मिलता है, वारंगल से। पॉइंट क्लियर है। तो आपको ये पता होना चाहिए, साउथ में ये पहले यादव्स पे 1307, 1308 to 9 में यहाँ पे आते हैं अटैक करने। 1310 में द्वार समुद्र पे अटैक करते हैं और 1311 में इन्वेड करते हैं, कहाँ पे, मदुरई में। क्लियर। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इस तरह से इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, इन्वेड किया और अपने आप को एक्सपेंड किया। क्लियर, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, इनके कोर्ट में 2 जो ऑथर हैं, पोइट हैं, जो बैठे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आमिर खुसरो,
इनका नाम आपको पता होना चाहिए, आमिर खुसरो, एक तो ये है। दूसरा मीर हसन दहलवी, दहलवी, ठीक है। इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए, आमिर खुसरो के बारे में भी और मीर हसन दहलवी। ये किन के कोर्ट में हुए हैं? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में बैठे। क्लियर? पॉइंट क्लियर?